वेलकम टू द चैनल आयुर्वेद नाउ। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं गोविंद पारिक दैट इज आवर आयुर्वेद संग्रह का पेज नंबर 28। ठीक है, आई होप कि आप हमेशा फर्स्ट से लेके 28 27 पेजेस रिकॉल करते रहे, रिवाइज करते रहे। देखो, गोविंद पारिक में मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कंपैरेटिव पॉइंट्स है डिफरेंट डिफरेंट जगह के, तो इसका रेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल। आप खुद से करने नहीं जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और आपके पास मेन टाइम नहीं रहता है। ठीक है, और रिकॉल करने की एक टेक्निक होती है, हर जगह दूसरा दूसरी रिकॉल मेथड लगती है। ठीक है, और गोविंद पारिक को आखिरी में छोड़ने के लिए मत बैठो, प्लीज इसका परफेक्ट टाइमली रिवीजन करो। गोविंद पारिक आपको बहुत जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके हैं। देखो क्या है, 80 पेजेस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज का पॉइंट्स मान लिया। अब यही इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे बोल रहे थे कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, पहली बात तो नहीं, यही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज अपने ये क्लाउड्स बनाने हैं। देखो क्लाउड्स क्या होता है, पहले तो आपकी संहिता कवर होनी चाहिए, संहिता इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर करते हो तो आप नोट्स करो। ठीक है, और आपका क्वेश्चन रिवीजन, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको करना ही है। ठीक है, चाहे फिर आप वो कहीं से करो, आप टेलीग्राम के चैनल्स हैं उससे करो, या आप बुक्स ले लो उससे करो, एप्स हैं इन बजट उनसे करो। ठीक है, और कहीं भी इसमें डिफिकल्टी आती है, फ्री टू आस्क मी। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज जितनी मेरे से पॉसिबल हो सकती है बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर पेज नंबर 28। गोविंद पारिक का पहला रोग है कास। अब कास में क्या है, कास के हमने भेद पढ़ लिए थे कि अभी तक, कि कास के हमने भेद पढ़ लिए कि यहाँ पर कौन कौन सी भेद है और क्या स्पेसिफिक लक्षण है, क्या डोमिनेंस है। अब स्पेसिफिकली कास में आचार्यों ने वायु जो इन्वॉल्व रहती है उसमें मत भिन्नता मानी। देखो कास अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उदान वायु तो रहेगी, लेकिन उदान वायु तो रहेगी। अब एयू और पीयू बोला है, आचार्य चरक यहाँ पे कहते हैं कि उदान वायु के साथ अपान वायु और उदान वायु के साथ प्राण वायु आचार्य सुश्रुत कहते हैं। तो मैं सिंपल इसको ये ऐसे याद रखती हूँ, दैट इज आर ए यू एंड आर पी यू इस चारक, ए यू पी यू। क्लियर हो गया? अब टेंशन ही नहीं लेनी, आचार्य वाग्भट ने बोल दिया सिर्फ उदान वायु अपान वायु की विकृति होती है। जैसे कि हमारे देखो बहुत सारे पॉइंट्स आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट के है ना, सेम ही होते हैं, मेजरली सेम होते हैं, मेजर पोर्शन। जो नहीं रहना वो याद करने वाली बात है। ठीक है, तो कास्ट क्लियर। और अभी आप बताओ कि आपने गर्भ विकृति पढ़ लिया ना, गर्भ की उदा, अब तो नहीं भूलोगे कि लीन गर्भ में कौन से लक्षण आते, नागोदर में क्या है, उपविष्टक क्या है, क्यों होता है, ठीक है, क्या आकृति भेद है। अब छर्दी पे भी एक टिप्पणी है कि छर्दी रोग में आचार्य चरक स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करते, लेकिन आचार्य सुश्रुत भी इस पे वात की विकृति का बोलते हैं। वाग्भट जी ने तो बोल दिया सिर्फ उदान वायु, लेकिन यहाँ पर छर्दी में आचार्य यहाँ पर व्यान वायु का भी वर्णन करते हैं। तो अभी तक हमने दो रोग पढ़े, दैट इज आर कास और छर्दी। यहाँ पर दो मत भिन्नताएं, दैट इज एयू पीयू हमने पढ़ा, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्यान वायु और उदान वायु छर्दी में। क्लियर है? ठीक है, अब जो हमारा आयुर्वेद का बेस है दैट इज आर धातु उपधातु मल, यहाँ पर वो है कि आचार्यों ने धातु और उपधातु मल का वर्णन किया है। ठीक है, पहले कभी भी पढ़ना ना तो आचार्य चरक जी का पढ़ना, आचार्य शारंगधर को भूल जाना, क्योंकि आचार्य शारंगधर का कुछ भी चीज वहां से नहीं आती है, मतलब कॉमन नहीं आती है, आती है क्वेश्चन तो वहां से बनता है, लेकिन पहले हम आचार्य चरक का पढ़ेंगे फिर उसके बाद आचार्य सुश्रुत का पढ़ेंगे, चाहे उपधातु हो चाहे कुछ हो शारंगधर का। ठीक है, अच्छा मैं तो जब यूजी में थी ना तो मैं आचार्य शारंगधर जी को बहुत खोजती थी कि क्यों आ जाते हैं, नॉर्मल चीजें याद होने की रहती है और फिर इनका एकदम से यूनिक पॉइंट क्यों आ जाता है। चलो पहले धातु कौन सी होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं हैं। 7 धातुओं में से सिर्फ आचार्य ने सिर्फ 4 धातु की ही उपधातुओं का वर्णन किया है, दैट इज स्तन्य, आर्तव, कंडरा, शिरा, वसा, षट त्वचा और स्नायु। जैसे कि अभी जो हमने बिहार का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें बहुत इजी क्वेश्चन था कि षट त्वचा को आचार्य ने किसके अंदर माना है, तो उसका आंसर क्या था, मांस के अंदर माना है, जो कि बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि स्तन्य, आर्तव, कंडरा, शिरा, वसा, षट त्वचा और स्नायु, आप इस तरीके से बोलेंगे, स्तन्य, आर्तव, कंडरा, शिरा, वसा, षट त्वचा और स्नायु। ये चीज क्लियर, पहले हमारी 4 उपधातु क्लियर हो गई कि किनकी 4 धातुओं की ही उपधातु है स्तन्य। अब देखो यहां पर आता है कि स्तन्य और आर्तव, तो ये आर्तव क्या है, रक्त है, एक तरीके की ब्लड है,
और वो किसके अंदर आ रहा है, रस के अंदर आ रहा है। हाँ, तो ये चीज हाईलाइट कर लो। हाँ, ये चीज वही है। अगर आपने फर्स्ट ईयर से ये चीज पढ़ी तो मैं कुछ नया नहीं बता रही, कुछ यूनिक नहीं बता रही, ये सब आपको आता है। ठीक है। अब आचार्य भाव प्रकाश और आचार्य शारंग में लिया, आचार्य शारंगधर का है, उसको देख लेते हैं कि उन्होंने पहली बात तो सातों के लिए बताया है। सातों के लिए उन्होंने यहाँ पर उपधातुओं का वर्णन किया है। अब जैसे स्तन्य, स्तन्य तो उन्होंने एज इट इज रस के लिए बता दिया। अब जो है आर्तव था उसको क्या बोलते हैं, रज, उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया, उन्होंने एक ही एक माना। स्तन्य को एज इट इज रखा और आर्तव को शिफ्ट कर दिया। वसा को एज इट इज रखा और षट त्वचा को तो माना ही नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गई, स्तन्य, आर्तव, वसा। अब जो मेद है उसका मल आचार्य ने बोला था कि श्वेद है, लेकिन स्नायु को न मानकर वो क्या मानते हैं, मेद मानते। ये भी आपको पुराने क्वेश्चन में है ना। श्वेद, श्वेद को उपधातु किसने माना, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आचार्य शारंगधर का। नेक्स्ट चलते अस्थि। अस्थि, दांत भी हमारी बोन्स है, तो दैट इज आर, दांत को उन्होंने अस्थि की उपधातु माना। मज्जा, अब केश वाला पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केश को हम अलग अलग जगह पढ़ेंगे। यहाँ पर केश को उन्होंने उपधातु माना है, किसकी, मज्जा की। एक ही एक, देखो अस्थि की तो दंत मान लिया ना, तो केश की किसकी मानेंगे, मज्जा की। और ओज को, ओज का पेज नंबर 20 रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि पेज नंबर 20 पे क्या है, ओज के सारे पॉइंटर्स है कि ओज को कब क्या बोला। तो ओज को उपधातु की संज्ञा आचार्य शारंगधर ने दी है। क्लियर है। अब आचार्य चरक के द्वारा मल पढ़ते हैं कि रस का क्या है, कफ हो जाएगा, रक्त का पित्त हो जाएगा। ये तो क्लियर है, कफ और पित्त क्या है, कफ और पित्त। रस, रस वाली चीज कौन सी हो जाएगी हमारी, रस से हमेशा कफ रिलेट करना है। और रक्त से क्या होता है, रक्त हमारा हॉट होता है, जैसे जैसे अपना पित्त होता है। और मांस, मांस, मांस में खमल अर्थात खाली स्थानों, ख जैसे ख वैगुण्य होता है जहां पे भी खाली स्थान है, दिस ख मल, जहां पर भी जैसे कि अपने कान है, नाक है, जहां पर भी खाली स्थान है, एक होलो स्पेस है, उसका जो मल होता है वो हमारा मांस का मल होता है। देन आते मेद की, तो मेद की हमारी पहली बात हो गई कि उसको क्या बोलेंगे, श्वेत, जबकि श्वेत क्या माना था, उन्होंने उपधातु माना था। ठीक है। अस्थि की बात करें तो अस्थि के लिए केश और लोम क्या बोल दिए, मल है। अस्थि के बाय प्रोडक्ट्स क्या है, केश और लोम है। अस्थि के बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे कि अस्थि हमें पता है कि हमारे पितृ पक्ष से, मतलब पितृत्व भाव में आता है, वैसे ही हमारा केश और लोम में हमारे पितृत्व भाग में आता है। ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने क्या बोल दिया, केश लोम नख, हम एक साथ बोलते हैं केश लोम नख। नख कहाँ चला जाएगा, आचार्य शारंगधर में चला जाएगा। केश लोम और फिर नख, है ना, इस तरीके से हो जाएगा कि उन्होंने नख भी माना। मज्जा की बात कर रहे थे, तो अक्षिकाविड और त्वचा का मल, मेन अक्षिविड याद रह जाता है सबको, त्वचा का मल भूल जाते, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे मज्जा का मल हो जाएगा। और शुक्र का, शुक्र को सर्वोत्तम धातु माना, शुक्र का कोई भी मल नहीं माना है। अब बात कर लेते हैं आचार्य शारंगधर की। आचार्य शारंगधर, देखो हमने नेत्र का कहाँ पढ़ा, नेत्र अक्षिविड मज्जा का मल पढ़ा था, लेकिन यहाँ नेत्र कपोलांगा कपोला नाम क्या पढ़े, नेत्र जिह्वा का किसमें पढ़ेंगे, हम रस में पढ़ेंगे। तो ये याद रखने की चीज है, जहां पॉइंट्स रिपीट होते हैं। देखो जैसे कि अभी तक हमारा क्या रिपीट हो गया, हमारा केश रिपीट हो गया, क्योंकि केश को हमने पहले उपधातु में बोला, फिर हमने आचार्य चरक अनुसार इसको मल में बोला। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज अब हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही है, दैट इज नेत्र कपोला नाम। तो नेत्र का जो मल, नेत्र को जो मल बोला गया है, वो किसने बोला है, रस का मल बोल दिया, लेकिन यहाँ पर अक्षिविड मज्जा का है। तो वर्ड अच्छे से ध्यान देंगे। और रंजक पित्त, रंजक पित्त को किसका बोल दिया, रक्त का। पित्त यहाँ तो रंजक पित्त, स्पेसिफिकली उन्होंने पूरे पित्त को, पांचों पित्त को ना मानकर क्या बोल दिया है, रंजक पित्त बोल दिया है। उसके बाद कर्णविड, देखो ख मल में भी क्या था, कर्णविड था ही, तो ऑलमोस्ट चीजें सेम है। फिर बात करते हैं मेद की, क्योंकि मेद में तो स्वेद मान लिया, तो अब इनने क्या बोला, अब कहाँ कहाँ का मल, हमारी जो कक्षा है वहां पर भी स्वेद आता है, इस चीज से समझेंगे। दंत, दंत का मल है ना, दंत को मल में नहीं बोला है, दंत का मल, कक्षा का मल व मेड्र का मल। ठीक है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये नहीं याद आता है कि कक्षा का मल कहाँ आएगा। दंत का मल अस्थि लोग मार्क कर देते हैं ना, अस्थि मार्क कर दे, तो अस्थि मार्क नहीं करना है। दंत को किसमें जाना, दंत का मल आचार्य शारंगधर अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य शारंगधर अनुसार आएगा मेद में।
ठीक है। मेद एक बहुत डिफिकल्ट पॉइंट आ जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें अलग हो जाती है, जैसे मेद का स्नायु हो गई, फिर स्वेद हो गया, ये तो ठीक है, ठीक है, मान लिया। फिर स्वेद हमने इसका भी मान लिया, लेकिन दंत का, कक्षा का व मेड्र का मल, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करे और जाए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अस्थि का। अस्थि का हो गया नख, ठीक है, ये सही है। फिर यहाँ देखो नेत्र का मल, अक्षीविड, नेत्र का मल, अक्षीविड, नेत्र का मल, सेम चीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं युवान पीड़िका। भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्त्र स्निग्धता व युवान पीड़िका, तो युवान पीड़िका किसका हो जाएगा? शुक्र में। शुक्र में जैसे एडोलेसेंस की हो जाती है तभी एक्ने, जो एक्ने एडोलेसेंस है वो क्रिएट, वो उभरना चालू हो जाता है, तो वो युवान पीड़िका कब हो जाती है? हमारी शुक्र का मल हो जाती है। तो इसको अगर आप न्यू मतलब नए पहली पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे मेरे को ही 2 बार पढ़ के देखो, मतलब मेरा ही वीडियो 2 बार स्वाइप करके देखो। अगर नहीं पढ़ा है, अगर पहले से पढ़ के रखा है तो वेल एंड गुड, आप एक ही बार में समझ जाओगे। बस मेरा मानना ये है कि जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स बताए कि कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो याद रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछो। जैसे कि हमारी जो रिविजन साइकिल है उसमें अगर मैंने आपसे पूछा तो आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मेद। मेद को हमने कहाँ पढ़ा? चलो ये वाला पोर्शन आप ऐसे देखो, मेद को कहाँ पढ़ा बताओ? ये वाला देखना नहीं है ना। मेद को हमने पढ़ा उपधातु में, सबसे पहले उपधातु में, और दूसरा पढ़ा था हमने मल में। मेद के रिस्पेक्टिव में श्वेद को हमने 2 जगह पढ़ा। श्वेद को हमने पढ़ा पहले उपधातु में, देन पढ़ा हमने मल में आचार्य चरक अनुसार। नेक्स्ट पढ़ते हैं केश। केश को हमने कहाँ पढ़ा? शुक्र का मल। ये देखो, ये पॉइंट अभी तक हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा था। तो शुक्र का मल आचार्य दलहड़ बोल रहे हैं। शुक्र का मल, शुक्र का मल ओज को किसने बनाया बताओ? क्वेश्चन है, आप आंसर करोगे मुझे। शुक्र का मल ओज को किन आचार्य ने माना है? ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मज्जा की उपधातु किसने बोला है? हमने बोला था कि केश को मज्जा के अंदर माना गया है। और अस्थि का क्या बोल दिया? मल बोल दिया। अस्थि का क्या बोल दिया? मल। तो ये चीज तीनों पॉइंट्स क्लियर है। एक और बार हो गया कि शुक्र का मल है, किस आचार्य अनुसार? आचार्य दलहड़ अनुसार। मज्जा की उपधातु है, क्या है? उपधातु है, आचार्य शारंगधर अनुसार। जो कि हमने उपधातु वाले कॉलम में केश पढ़ लिया था। फिर हमने मल वाले कॉलम में भी केश पढ़ा। धातु वाले कॉलम में पढ़ा था मज्जा के रिस्पेक्टिव में, और अस्थि के मल के रिस्पेक्टिव में पढ़ा हमने। नेक्स्ट, अब ये जो वमन विरेचन वाला पॉइंट आता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से उसके अंदर पढ़ा चुकी हूँ। बस हमें रिवीजन लेना है। 4 6 8 क्या है, 10 20 30 क्या है, 1 1.5 2 क्या है, 2 3 4 क्या है। ठीक है। वेगों की संख्या हमेशा इस तरीके से याद करना है, प्रवर मध्यम और अवर। प्रवर मध्यम अवर 4 6 10, सॉरी 4 6 8 और 10 20 30, 1 1.5 2, 2 3 4। अब जो वमन है उससे जस्ट डबल रहता है विरेचन का। 1 है तो 2 रहेगा, 1.5 है तो 3 रहेगा, 2 है तो 4 रहेगा, लेकिन यहाँ डबल नहीं है, यहाँ 10 20 30 में चलने वाला है नंबर। ये किसके अनुसार है? आचार्य चरक अनुसार, वमन विरेचन शुद्धि के लिए। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है। और मैंने आपको बोला है कि वमन है मतलब कफ के लिए है, तो अंत में क्या निकलेगा? पित्तांत हो जाएगा। विरेचन है, पित्त के लिए है, तो क्या हो जाएगा? कफांत सम्यक विरेचन हो जाएगा। वमन में निर्हरता दोष का मापन। देखो अब इसमें स्पेसिफिकली बताया, जैसे कि जो आपने औषधि पिलाई है, ठीक है, वो निकल जाए फिर उसका आप मापन कर लो। वैसे ही विरेचन में जो मल है वो निकल जाए, उसके बाद 2 से 3 वेग के पश्चात आप उसका मापन कर सकते हो। आचार्य सुश्रुत इसके लिए क्या बोल रहे हैं? आचार्य सुश्रुत ने भी प्रवर मध्यम और अवर शुद्धि के लिए इसको बताया है। 1 आड़क 1.5 आरक और 1 प्रस्थ। 1 आड़क 1.5 आड़क और 1 प्रस्थ। ठीक है। अब 1 प्रस्थ क्या है? मतलब 1 2 और 4। ऐसे भी देखो ये लिखा है मैंने, है ना, 1 इस टू 2 इस टू 4। ये क्या हो गया? प्रस्थ में हो गया। प्रस्थ में, क्योंकि यहाँ पर 1 आड़क आधा आड़क और 1 प्रस्थ लिखा है, और 1 आड़क के अंदर 4 प्रस्थ होते हैं, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 1:2:4। उसके अंदर 1:2:3 बार यवागु हमको पिलानी है। फिर 3 बार यवागु सेवन, 2 बार यवागु सेवन और 1 बार। समझ में आया? 1:2:4 क्या हो गया? प्रस्थ हो गया। शुद्धि का दोष निर्हरण। और सेवन कितना कराना है? हमको कराना है 1:2:3 कराना है। ठीक है। फिर उत्तम वेग यहाँ पर बहुत कम है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और एक आचार आता है हमारा आचार्य काश्यप जी का पॉइंट। ठीक है, यही आचार्य काश्यप जी का पॉइंट है। इसकी शुद्धि एक और आएगी,
उसके अंदर भी उन्होंने एक तरीके से वर्णन किया है। ये हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और विरेचन की हो जाएगी 2, 3, 4 वेद और प्रस्थौषधि 1, 2, 3। वैसे काश्यप अनुसार ये हो जाएगा हमारा वमन वेग में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आचार्य काश्यप का पॉइंट है ना वमन के वेग के लिए, और विरेचन के वेग के लिए है 2, 3, 4 और 1, 2, 3 प्रस्थ। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि अष्टविध स्वेद बताए हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 29 से। ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, सारी चीजें हो जाएगी, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ रहे हैं, या नहीं भी पढ़ पा रहे हो। देखो, पहले से ये सोचो, पढ़ पा नहीं रहा, दिमाग नहीं लग रहा, वो बात अलग है। पढ़ने बैठ जाओ, बस एक बार बैठो तो सही। बैठो, चाहे वीडियो खोलो, जब पहले संहिता पढ़ने की कोशिश करो। हमेशा अपना सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। सबसे पहले संहिता पढ़ने की कोशिश, मन नहीं लग रहा है उसके क्वेश्चंस लगाओ, नहीं मन लग रहा है गोविंद पारेख पढ़ो, नहीं मन लग रहा है फिर देन वीडियो आप देख सकते हो। इस तरीके से अपना वो करो, मन बस बैठ जाओ एक बार। ठीक है। बाकी सारी चीजें होती रहेगी जिंदगी में, बहुत सारे ऊपर नीचे उतार और चढ़ाव हमारे लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन हमें बस मेंटेन रखना है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है। आप भी मोटिवेटेड रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। स्टे कनेक्टेड विद आयुर्वेदा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो।